जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए। ये जो चैनल है ना, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साथ में हमारे इस टेलीग्राम नंबर से भी जुड़ जाइए ताकि आपको हर चीज़ की इम्पोर्टेंट लिंक और वीडियो टाइम से मिलता रहे। और हमारे इस व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ जाइए जहाँ पे आपको किसी प्रकार का अपडेट यहाँ से मिलता रहे और आप कॉल करके हर चीज़ के बारे में हमसे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में फसल की टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए लेके चल रहे हैं फसल के वानस्पतिक वर्गीकरण, ठीक है। क्या क्या किसमें कौन कौन सी कैटेगरी में आता है ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप इसको अच्छे से बता सको किसी भी इंसान को या आपके एग्ज़ाम को क्लियर कर सको। अगर घास की कैटेगरी में देखें, इसमें गेहूं, जौ, धान, मक्का, बाजरा, गन्ना, ज्वार, कोदो आदि शामिल है। थोड़ा जूम करता हूं ताकि आपको चीज़ें और समझ आए, ठीक है। हाँ, अब एकदम क्लियर होगा क्या क्या है यहाँ पे। गेहूं, जौ, धान, मक्का, बाजरा, गन्ना, ज्वार, कोदो आदि शामिल है घास की कैटेगरी में। वहीं मटर की कैटेगरी में मटर, चना, मूंग, उड़द, सोयाबीन, अरहर, मसूर, सनई, लोबिया आदि। सरसों में सरसों, राई, तारामीरा, मूली, सलजम, फूल गोभी, पत्ता गोभी। याद रखना, ये जो कैटेगरी है इसी कैटेगरी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा चीज़ आता है। तो याद रखिए, एग्रीकल्चर का मेन टॉपिक को मैं कवर करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकता है। सिलेबस बहुत बड़ा है, हम मेन टॉपिक को कवर करा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अलसी में अलसी आता है, आगे का देखेंगे। जैसे मैं बता दिया हूँ, अलसी में अलसी आता है। फिर आलू में क्या क्या आता है, तम्बाकू, आलू, धतूरा, बैगन, टमाटर, मिर्ची, जूट में जूट, फालसा, है ना। फिर कपास में कपास, पटसन, भिंडी, गुड़हल। तो इसी प्रकार पूरे कैटेगरी दिए हुए हैं कि सूरजमुखी कंपोजिट में आता है, कंपोजिटिव में आता है। याद रखिए, इन सारे चीज़ों को आपको याद करना है, लिख के इसी में से क्वेश्चन बना के देगा। तो तैयारी कर रहे हो तो ये सब चीज़ों को याद करना चालू कर दो कि वनस्पति के आधार पर कौन सी कैटेगरी में कौन सी चीज़ें आती है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। इसमें आप देखेंगे दीप्त काल के आधार पर, देखिए बहुत सारे वर्गीकरण हैं, क्लासिफिकेशन किया गया है ना। अब इसमें समझना, दीर्घ प्रकाश चाहने वाली फसल, मतलब जो ज़्यादा समय तक जो प्रकाश चाहती है उस फसल के बारे में बात हो रहा है। इस वर्ग की फसल में फल फूल पैदा करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश चाहिए। आपको लाइटिंग, सूरज की लाइटिंग ज़्यादा चाहिए। जैसे क्या आता है एग्जाम्पल में, गेहूँ, जौ, मटर, चना आदि। ऐसी फसलों कम से कम 12 घंटे की प्रकाश की अनुकूल रोशनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कैटेगरी के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी में देखेंगे कम अवधि वाले प्रकाश आने वाले फसल। इस वर्ग की फसल में फूल फल तैयार करने के लिए कम से कम अवधि का प्रकाश अर्थात छोटे दिन चाहते हैं, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन आदि। ऐसी फसल कम से कम 8 घंटे का प्रकाश चाहिए। ये सारे डेटा दे रहा हूँ मैं, एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ मैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता होगा, अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगे। और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्री वीडियो मिलते रहे। जो पैड है वो तो पैड है, पर जितना हम फ्री दे सकते हैं ज़रूर आपको देंगे, ठीक है। तो आपको हमने कम अवधि के बारे में समझाई दिया है। तो आप देखेंगे प्रकाश की निष्प्रभावी फसलें। इस वर्ग की फसल में पुष्पन फलन की क्रिया प्रकाश की अवधि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कपास और सूरजमुखी। चीज़ों को समझना, जो कैटेगरी मैंने समझाया इसी कैटेगरी से आपके एग्जाम में एक आध दो क्वेश्चन पूछ सकता है, समझे। आगे के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि कृषि का महत्व का वर्गीकरण। कोई और बहुत सारे आधारों पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं जो आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा। जैसे कि बीज के आधार पर वर्गीकरण। बड़े बीज के आकार वाली फसलें क्वेश्चन में पूछ देगा तो मटर, लोबिया, आलू आएगा और आदि। मध्यम बीज के आकार वाली फसलें जैसे गेहूं, जौ। लघु आकार की बीज वाली फसलें जैसे सरसों, बरसीम, तम्बाकू। याद रखिए, इसी से बीज से क्वेश्चन पूछेगा कि तम्बाकू की बीज की आकृति कैसी होती है, ठीक है। तो चीज़ों को समझना अच्छे से। अब इसी में आप देख लीजिए ये पॉइंट, जड़ों की गहराई के आधार पर वर्गीकरण। गहरी जड़ वाली फसलें जैसे कपास, ज्वार, अरहर। उथली जड़ वाली पौधे जैसे गेहूं, मक्का, जौ, जई।
याद रखिए इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछेगा, आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। यदि मृदा पीएच के आधार पर देखेंगे तो ऊसर भूमि की फसलें जैसे धान, जौ, बरसीम, ढेंचा, मटर और अम्लीय भूमि की फसलें जैसे राई, आलू आदि सारे वर्गीकरण दे दिया हूँ। इसको एक एक चीज़ को 2-3 बार आप पढ़ेंगे, आपको और समझ आएगा। तो आपने पीएच मान को तो अभी देख लिया है। अब देखेंगे जल की सतह के आधार पर वर्गीकरण, जैसे सूखा सहने वाली फसलें ज्वार, बाजरा, सवा, अरंडी आदि, ठीक है। वहीं कम सिंचाई के लिए जैसे गेहूं, मक्का, जई आदि, अधिक के लिए गन्ना, आलू, सब्जी और अधिक पानी के लिए धान, जूट। ये सारी डिटेलिंग है। इसी को मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ही पिक किया आपको समझाने के लिए। ये सारे पॉइंट आप याद कर लेंगे। कम सिंचाई, अधिक पानी, यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देते हैं। चलो अगला टॉपिक देखेंगे, फसल चक्र, है ना। क्रॉप रोटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। किसी निश्चित समय में या निश्चित क्षेत्र पर निश्चित क्रम पर फसलों को उगाने को ही फसल चक्र कहते हैं। इसका फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मूला पूछ सकता है कि फसल चक्र संघनता इक्वल टू फसल माइनस चक्रों के फसल की संख्या बटे फसल डैश चक्र के वर्ष इंटू 100। ये आ सकता है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे का टॉपिक देखेंगे। इस टॉपिक को देखेंगे कि फसल चक्र के सिद्धांत को समझेंगे। गहरी जड़ वाली फसलों के पश्चात उथली जड़ वाली फसलें उगाना, जैसे कपास व मेथी, ठीक है। याद रखिए अधिक जल चाहने वाली फसलों के पश्चात कम जल चाहने वाली फसलें उगाना, जैसे धान व चावल। एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल दिया जा रहा है कि अपने खेत में ऐसा काम कीजिए, आपके खेत को फ़ायदा पहुंचेगा। अधिक खाद चाहने वाली फसलों के पश्चात कम खाद चाहने वाली फसलें उगाना, जैसे आलू और मूंग। सिद्धांत दिया जा रहा है किसके बाद आपको क्या उगाना चाहिए। अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलों के बाद कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलों को उगाना, जैसे कि गन्ना और गेहूं। समझ रहे हैं, ये एक प्रकार का फसल जो साइकिल होता है उसकी सिद्धांत को दिया गया है, ठीक है। इसी में देखेंगे कि फलीदार फसलों के बिना फलीदार फसलों को उगाना, जैसे अरहर, गेहूं। लंबी अवधि वाले फसल चक्रों में एक बार खेती में परती छोड़ना आवश्यक है। उपलब्ध कृषि संसाधन की समुचित उपयोग करना। समझ गए कि क्या सिद्धांत होता है खेत में, ये पूरा डिटेल मैंने आपको दे दिया है। अब इस फसल चक्र से लाभ क्या होता है देख लीजिए कि फसल के उत्पादन के व्यय में कमी होती है, उपलब्ध साधनों में क्षमतापूर्ण उपयोग होता है, फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है और भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशाएं ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये लाभ था, ये टॉपिक था, मैंने कवर कराया। बिल्कुल कम समय है, इस टॉपिक को कवर जरूर करेंगे आप। इसी क्रम में देखेंगे कि फसल चक्र संघनता क्या होती है, ठीक है। किसी फसल चक्र की गहनता ज्ञात करने के लिए उसमें सम्मिलित फसलों की संख्या को 100 से गुणा कर फसल चक्र की अवधि का भाग दिया जाता है। एक वर्षीय फसल चक्र की सघनता, मक्का, आलू, प्याज, मूंग, सघनता इक्वल टू 4 × 100/1 कितना हो गया 400%। देखिए इसमें आप सिर्फ फॉर्मूले को याद रखिए, या सीधे सीधे समझा दे रहा हूँ कि फॉर्मूले को याद रखिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना थोड़ा समझने में आपको दिक्कत जाएगी। जैसे कि इसी प्रकार अरहर व मूंग, गेहूं की फसल चक्र सघनता 200% होगी। डेटा है, डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैंने सबका डेटा यहाँ पे दे दिया है। एक साल के फसल में धान, गेहूं, मूंग का 300% होता है, चरी और बरसीम का 200% होता है। याद कर लीजिए सीधा सीधा। इसमें 2 साल वाले में जौ प्रति गेहूं का 150, गेहूं, चरी, मटर का 200, मटर प्रति गेहूं का 150। डिटेल है, डेटा है, इस डेटा से क्वेश्चन देता है, आपको याद रखना। 3 वर्षीय फसलों के चक्र के बारे में देखेंगे। आलू, मक्का, भिंडी, टमाटर 133%, हरी खाद, आलू, गन्ना, पेड़ी 133, मूंगफली, अरहर, गन्ना, गेहूं, मूंग 160%। और 4 साल वाले में कपास, मेथी, गन्ना, पेड़ी, सनई, बीज हेतु 150%। डेटा है, डायरेक्ट डेटा पूछ देगा आपसे एग्जाम में। डेटा बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, आपको याद रखना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। और नए होंगे सब्सक्राइब। तो सेशन को हम वहीं विराम देते हैं। टेलीग्राम लिंक है शर्मा कोचिंग क्लासेस का, ज्वाइन कीजिए। हमारी आईडी है, ज्वाइन कर लीजिए। हम इम्पोर्टेंट क्लास भी लेते हैं, हमसे बात करने के लिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से बिल्कुल जुड़ जाइए,
ठीक है, तो याद रखिए वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, हम सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो याद रखिए, अगर आपको हमारा सेशन ठीक लगता है लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।